अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं नर्सिंग रिसर्च का जो यूनिट नंबर 6 हमने शुरू किया था, तो उसका पार्ट 2। और इसी पार्ट में जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस होते हैं तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेज जो है ना हम यूज करते हैं विद इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। और उसमें जो है ना जो मेनली होते हैं चार अप्रोचेज होते हैं। एक होता है एथनोग्राफिक होता है, दूसरा होता है फिनोमिनोलॉजी होता है, तीसरा ग्राउंडेड थ्योरी और चौथा जो है ना केस स्टडी। इसके साथ साथ एक और अप्रोच होता है हिस्टोरिकल अप्रोच, और वो जो है ना वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम इधर इन सब अप्रोचेज का हम एक ओवरव्यू लेते हैं, और ओवरव्यू के बाद जो है ना फिर हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ओके, एक एक की। अच्छा, सबसे पहले फेनोमेनोलॉजी, इसका रिसर्च पर्पस क्या होता है? टू डिस्क्राइब वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ फिनोमिना। अब इसमें फिनोमिनोलॉजी का आपको पता भी होगा कि इसमें मेनली जो है ना हम पर्सनल या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस में एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल है, उसकी एक फिनोमिना, एक डिजीज है, उस डिजीज के बारे में उसकी एक्सपीरियंसेस क्या है। फॉर एग्जांपल एक डेथ है, डेथ ऑफ अ लाउड वन, डेथ एक फिनोमिना है। अब किसी आपका किसी नजदीक रिलेटिव वगैरह का आपका क्या हो गया, उसका डेथ हो गया, तो उसी के बारे में आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या तासुरात है आपकी उस वक्त आप पे जो गुजर रही है, तो वो क्या होता, वो हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? वो फेनोमेनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। दूसरा जो एथनोग्राफी है, एथनोग्राफी में बेसिकली हम कल्चर को स्टडी करते हैं। टू डिस्क्राइब कल्चर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्क्राइब कल्चरल सीन्स। इसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, उनके हम जो है ना क्या स्टडी करते हैं, उनकी कल्चर को स्टडी करते हैं कि कल्चर में उनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, या वहाँ पे जो कल्चर है उस कल्चर की कौन कौन सी कस्टम्स वगैरह, बिलीफ्स वगैरह, वो इन लोगों की क्या है, तो वो हम स्टडी करते हैं एथनोग्राफी में। केस स्टडी में हम क्या करते हैं, केस स्टडी में एक पर्टिकुलर केस जो है ना वो हम लेते हैं, और उस पर्टिकुलर केस के बारे में हम इन डेप्थ में जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस के बारे में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसी के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इश्यूज राइज होते हैं, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये केस स्टडी रिसर्च होता है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या होता है? इसमें जो है ना हम एक न्यू थ्योरी जनरेट करते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उस एक्सपीरियंसेस या जो फिनोमेना होता है, फॉर एग्जांपल एक डिजीज है, तो उसी डिजीज का फिनोमेना जो है ना उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर जो है ना उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो है ना क्या करते हैं, इंडक्टिवली एक थ्योरी की जनरेट करते हैं। इंडक्टिवली का मतलब क्या, कि यहाँ पे आप जो है ना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से, अपनी पर्सनल नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से आप जो है ना क्या करते हो, एक थ्योरी जनरेट करते हो, और इस थ्योरी को फिर आप जनरलाइज करते हो। तो ये क्या होता है कि इंडक्टिवली जो है ना आप चीजों को क्या करते हो, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल आप जा रहे हो। तो ये क्या होता है कि इंडक्टिव थ्योरी को आप जनरेट करते हो विद इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो, और वहां पे जो है ना जब आप एक फाइंडिंग पे, एक सपोजिशन पे, एक हाइपोथेसिस पे पहुंच जाते हो, और इससे फिर एक थ्योरी जनरेट होती है, तो वो कौन सा थ्योरी उसको हम कहेंगे? उसको हम कहेंगे ग्राउंडेड थ्योरी। ओके। अच्छा, डिसिप्लिन ओरिजिन इसका क्या है? ये जो है ना बेसिकली ये फिलासफी है। फिलासफी किस चीज को, ये फिनोमेनोलॉजी या आते हैं फिलासफी की ब्रांचेस में। फिलासफी जहाँ भी जो है ना हम आइडियाज, बिलीफ्स वगैरह डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं फिलासफी। एथनोग्राफी आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जहाँ पे हम ह्यूमन स्टडी करते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी होता है, और ये एथनोग्राफी इसका ब्रांच है। केस स्टडी जो है ना इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन जो है ना हम यूज करते हैं, ये किसी एक डिसिप्लिन तक जो है ना ये महदूद नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक डिजीज के बारे में, एक केस के बारे में हम इन डेप्थ जाते हैं। तो केस के बारे में अगर वो उसकी एथनोग्राफी पे जाना हो, अगर उसकी फिनोमेनोलॉजी में जाना हो, या उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो भी हो ना, वो हम क्या करते हैं, उसी केस के बारे में हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी ये सोशियोलॉजी है, मीन की सोशल इंटरेक्शन से आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जो है ना एक फिनोमिना एक्सप्लेन करते हो, और उसको जो है ना आप एक थ्योरी की शक्ल देते हो। ओके, तो फिर वो क्या होता है, वो ये सोशियोलॉजी का ब्रांच है। अच्छा, अब यहाँ पे आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हो? यहाँ पे जो है ना आप लोगों की इन डेप्थ इंटरव्यू करते हो। 10 से 15 के लोगों को आपने जो है ना किया, इंटरव्यू किया, उनसे डेटा आपने लिया, सब्जेक्टिव डेटा आपने उनसे लिया, फिनोमेनोलॉजी में आता है। एथनोग्राफी में भी आप क्या करते हो, आप एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को जो है ना आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको जो है ना ऑब्जर्व करते हो। एक ग्रुप आपने एक सोसाइटी में लिया, एक कम्युनिटी में आपने एक ग्रुप को सेलेक्ट किया। अब उस ग्रुप को जो है ना आप 1 मंथ से लेकर 1 साल तक, या 1 साल से ज्यादा भी जो है ना आप उसको कॉन्स्टेंटली
टाइम टू टाइम जो है ना आप उसको ऑब्जर्व करते हो, ताकि उन लोगों की जो वो है एक कल्चर बिलीफ्स वगैरह है वो किस तरह है, कस्टम किस तरह है, तो आपको पता चल रहा है। या उसी कम्युनिटी में आपके पास कुछ एम्पावरमेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको जो है ना आप इंटरव्यू करते हो कि अब लोगों की यहाँ पे कौन सी कस्टम्स है, कैसी बिलीफ्स है, कल्चर वगैरह, ये सब कुछ जो है ना आप उनसे लेते हो। ओके। अच्छा, केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में मल्टीपल मेथड्स हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम इंटरव्यू भी लेते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ये सब कुछ जो है ना हम केस स्टडी में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम इन डेप्थ में जाते हैं और हर एक एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं। ओके। ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में यहाँ पे एक फिनोमेना को आप एक्सप्लेन करते हो, तो आप लोगों को इंटरव्यू करते हो, 20 to 30 पीपल, ऑब्जर्वेशन आल्सो, और कभी कभार जो है ना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी यूज होते हैं, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन दोनों यूज होते हैं, जहाँ से आप लोगों के बारे में जो है ना क्या करो, जान लो, उनकी जो फिनोमेना है उधर, उस फिनोमेना को जो है ना आप एक्सप्लोर करो, उसको एक थ्योरी की शक्ल पर आप देते हो। ओके। डेटा एनालिसिस यहाँ पे किस है, डेटा तो आपने कलेक्ट किया, अब एनालिसिस जो है ना आप करते हो, तो आप एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आप इनसे उठाते हो, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आप उठाते हो, या जो है ना आप जो स्टेटमेंट आप उठाते हो, तो उन स्टेटमेंट का फिर मीनिंग क्या है, मीन के उस बंदे ने तो आपको ये बात कही, अब उसकी बिहाइंड क्या है, तो उस मीनिंग को जो है ना, उस मकसद को आप डिटरमिन करते हो, और फिर जो है ना एंड आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ फिनोमेना, और इसी स्टेटमेंट से, उनकी इसी मकसद से जो है ना फिर आप फिनोमेना की जो एसेंस होता है, जो रूह होता है मीन की, फिनोमेना जो है ना उसकी रूट खास क्या है, तो वो जो है ना फिर आप जान सकते हो। एथनोग्राफी में ये जो है ना होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि इसमें जो है ना हम पेशेंट की कल्चरल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये सब कुछ जो है ना इधर वो मोस्टली जब हम कल्चरल एस्पेक्ट को जो है ना वो स्टडी करते हैं, तो ये सब कुछ होलिस्टिकली जो है ना वो उनसे कवर होते हैं। इसमें जो है ना क्या होता है कि हम जो है ना कल्चरल थीम्स को, जो कल्चरल पैटर्न होता है, कि किस तरह जो है ना वो लोग अपनी कस्टम्स को, अपनी आइडियाज बिलीफ्स को किस तरह जो है ना वो फॉलो करते हैं, तो ये जो है ना ये हम एथनोग्राफी में फिर लेते हैं। यहाँ पे भी होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन जो है ना वो कल्चरल थीम के होते हैं। यहाँ पे जो होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होता है ना वो केस के बारे में होता है। ओके। कि केस के हर एक एस्पेक्ट पे आप शेडिंग लाइट करते हो, आप जो है ना केस के हर एक एस्पेक्ट को आप स्टडी करते हो, और केस का जो पैटर्न होता है, जो उसका होलिस्टिक पिक्चर होता है, तो वो आप जो है ना डिटरमिन करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे सबसे पहले आप ओपन कोडिंग से शुरू करते हो। ओपन कोडिंग का मतलब ही कि आपके पास जो डेटा इधर से आ गया, ये डेटा आपके पास लोगों ने दिया, अब इन डेटा को जब आप देखते हो तो आप फ्रेश आईज से देखेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव का मतलब ही कि पहले से जो है ना आपकी दिमाग में ये नहीं होगा कि इस थ्योरी में तो वो पिछले वाला थ्योरी जो मैंने पढ़ा था उसमें तो इसी तरह बात थी, हो सकता है यहाँ पे भी ये हो, तो ये यहाँ पे फिर आपसे जो है ना, अगर आपके दिमाग में पहले से कुछ बातें हो, कुछ चीज़ों ने आपको ऑलरेडी इन्फ्लुएंस किया हो, तो फिर यहाँ पे आपसे बाइसेसनेस जो है ना वो हो सकते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप अप्रोच करते हो यहाँ पे ओपन कोडिंग शुरू जब करते हो, तो फ्रेश पर्सपेक्टिव से कि आप जो है ना अपने आप को मुकम्मल फ्रेश करो, किसी और की चीज़ों को जो है ना आपका कोई आप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो। ओपन कोडिंग की बात जो है ना फिर आप करते हो क्या, फिर आप एक्सियल कोडिंग करते हो। अब एक्सियल कोडिंग में जो ओपन कोडिंग आपने की, जो पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज की, जो आइडियाज कंसेप्ट आपने जो है ना रिकॉग्नाइज की थ्रू ओपन कोडिंग, तो अब उन पैटर्न को आप ऑर्गेनाइज करते हो, उन आइडियाज को आप ऑर्गेनाइज करते हो, रिफाइन करते हो, फार्दर जो है ना उसको मॉडिफाई करते हो। ओके। तो ये क्या होता है, ये एक्सियल कोडिंग होता है। एक्सियल कोडिंग में बेसिकली ओपन कोडिंग की जो डेटा होता है उसको आप रिफाइन करते हो। एक्सियल कोडिंग की बात फिर आता है सेलेक्टिव कोडिंग। सेलेक्टिव कोडिंग में फिर आप इन दोनों को, जो आपका इनिशियल कोडिंग था, एक्सियल कोडिंग था, ये सारे के सारे कोड्स जो है ना वो आप क्या करते हो, वो आप इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट मीन कि इकट्ठा करते हो और उनसे जो है ना एक थ्योरी आप बनाते हो, और उस थ्योरी को आप शक्ल देते हो थ्योरी का, और थ्योरी को हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। यहाँ पे कोड्स क्या होते हैं, सिंपल ये कि कोड जो आपकी बातें होते हैं, जो बातें, जो पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करते हो ना, सोसाइटी जो ऑब्जर्वेशन आप करते हो, लोगों से जो इंफॉर्मेशन लेते हो, तो वो इंफॉर्मेशन बेसिकली आपका कोड्स होते हैं। ओके। तो कोड्स की फिर जो है ना ओपन कोडिंग में आप इनिशियल स्टार्ट करते हो, रिकॉग्निशन करते हो। एक्सियल कोडिंग में फिर जब आपने डेटा को लिया, डेटा को आपने पैटर्न वगैरह ये चीज़ें रिकॉग्नाइज की, तो अब जो है ना आप उनको रिफाइन करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। सेलेक्टिव कोडिंग में फिर इकट्ठा करके आप उनको जो है ना एक थ्योरी की शक्ल देते हो। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे नरेटिव रिपोर्ट आप किस तरह लिखेंगे,
जब आप फिनोमेनोलॉजी में रिपोर्ट लिखेंगे तो आप जो है ना क्या लिखेंगे कि रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेंस और इनवेरिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे जो है ना पहले याद रखें इनवेरिएंट स्ट्रक्चर की चीज को कहते हैं एक्सपीरियंसेस की। इनवेरिएंट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो क्या हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जो आसानी से जो है ना तब्दील नहीं होती, इनवेरिएंट हो वो जो है ना आसानी से तब्दील नहीं होती। तो वो स्ट्रक्चर मीन कि उनकी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आसानी से तब्दील नहीं होती, तो उनका आप एक रिच डिस्क्रिप्शन जो है ना वो क्या करते हो, वो जो है ना आप बनाते हो। और ये जो है ना ये मेनली उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन एक्सपीरियंसेस को आप कोर इनसाइट्स उसकी रिप्रेजेंट करते हैं कि उन लोगों की एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या था, किस तरह जो है ना वो डिटरमिन कर रहे थे। ओके, एथनोग्राफी में हम जो है ना रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चरल थीम, यहाँ पे हम उन लोगों की जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस थी, चाहे उसमें जो भी आता हो, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया डेथ ऑफ अलाउड वन का, उसके बारे में जिनकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। यहाँ पे जो कल्चरल थीम होते हैं, उन लोगों की जो बिलीफ्स होते हैं, उन लोगों की जो कस्टम्स होते हैं, उन कस्टम्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उन कस्टम्स का पैटर्न क्या है, किस तरह जो है ना वो उन कस्टम्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फिर जो है ना ये किस चीज़ में आता है, ये एथनोग्राफी में आता है। तो ये रिच डिस्क्रिप्शन आप उन फैशन की कंटेक्स्ट और थीम्स का करेंगे। फिर जो है ना यहाँ पे केस स्टडी में आप रिच डिस्क्रिप्शन करेंगे, लेकिन वो कंटेक्स्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द केसेस, ये केस जो है ना किस तरह आ गया और किस तरह जो है ना हमने इसको ऑपरेट कर दिया। तो कंटेक्स्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द केस जो है ना वो आप रिप्रेजेंट के डिस्कशन, आप इसमें थीम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, इम्प्लीकेशन जो भी होते हैं, जब केस को जो है ना आप सॉल्व करते हो, तो जो भी आता है केस के दौरान, तो वो जो है ना आप इनके डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी में आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक एंड पीपल बीइंग स्टडीड, आप जो टॉपिक आपने स्टडी किया और जो लोग आपने ऑब्जर्व की, तो उनका आप डिस्क्रिप्शन लेते हो, किस तरह लोग थे, किस तरह टॉपिक था, किस तरह जो है ना कौन सी डेटा आ गया, तो उनका एक रिच डिस्क्रिप्शन। अब फाइनल इसका क्या होता है, एंड विद प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी में आल्सो लेस प्रिपोजिशन। तो अब ये सब कुछ जब आप करते हो ना, तो इनसे आपका एक ग्राउंड थ्योरी जो है ना वो क्या होते हैं, वो जनरेट होते हैं। ओके, और या तो ग्राउंड थ्योरी होते हैं या प्रोपोजिशन आपके पास जो है ना वो क्या होते हैं, वो जो सजेशंस होते हैं वो जनरेट होते हैं एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है ना डिफरेंसेस किया, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक और टच देते हैं इसको। सीक टू कंफर्म हाइपोथेसिस अबाउट फिनोमेना। यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। और ये जो है ना क्वांटिटेटिव, मैंने पहले आपको जो है ना यूनिट नंबर 4 में हमने डिस्कस की क्वांटिटेटिव कौन कौन सी, एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव टेक्निक जिसमें आते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल आते हैं, कोहॉर्ट स्टडीज वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये क्वांटिटेटिव होते हैं, और ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि एक हाइपोथेसिस को हम कंफर्म करें। वो हाइपोथेसिस आपके पास आते कहाँ से है, तो वो हाइपोथेसिस आपको जो है ना ये देखिए ये क्वालिटेटिव के लिए है, और ये जो है ना ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव के लिए है। अब क्वालिटेटिव में यहाँ पे क्या होता है कि क्वालिटेटिव में ये हाइपोथेसिस आपके पास जो आता है, तो वो इन्हीं क्वालिटेटिव डेटा से आता है। क्वालिटेटिव डेटा में आप क्या करते हो, एक्सप्लोर फिनोमेना इंस्ट्रूमेंट यूज मोर फ्लेक्सिबल। जो फिनोमेना इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो है ना आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो सब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, फिनोमेना इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशन है, तो ये सब कुछ आते हैं किस चीज़ में, फिनोमेना इंस्ट्रूमेंट में, जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो। तो ये डेटा जब आप कलेक्ट करते हो, तो ये हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, और वो हाइपोथेसिस फिर हम इधर जो है ना टेस्ट करते हैं, तो ये हाइपोथेसिस क्वालिटेटिव में जनरेट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज मोर रिजिड स्टाइल ऑफ एलिसिटिंग एंड कैटेगराइजिंग रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो ना, जो टेक्निक्स आप यूज करते हो इंस्ट्रूमेंट का सिंपल टेक्निक्स, तो वो टेक्निक जो है ना वो रिजिड होते हैं, जैसे कोहॉर्ट स्टडी है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, तो ये रिजिड होते हैं, इसमें चेंजेस जो है ना वो नहीं आती, एक फ्री डिफाइंड क्राइटेरिया इसका होता है। लेकिन यहाँ पे ये इटरेटिव स्टाइल होता है, जो क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन है, तो ये इटरेटिव है, ये रिस्पांस के साथ आप एडजस्ट करते हैं। जैसे कि इंटरव्यूज के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी ना, कि एक सीम स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है ना तो वो क्या करते हैं, वो उनमें आप एडजस्टिंग करते हैं कि एक्सपीरियंसेस के साथ आप कौन सी टाइप ऑफ इंटरव्यू को जो है ना आप एडजस्ट करते हो। अब ड्राइंग कैटेगराइजिंग रिस्पॉन्सिव टू क्वेश्चन, तो रिस्पांस को रिस्पॉन्सिव टू क्वेश्चन, रिस्पांस को जब आप क्वेश्चन के साथ जो है ना वो क्या करते हो, एडजस्ट कर सकते हो फिर। ओके,
यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, रिजिड स्टाइल नहीं होता है, इधर रिजिड स्टाइल। यूज हाईली स्ट्रक्चर मेथड सच एज क्वेश्चनर, सर्वेज, स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हाईली स्ट्रक्चर मेथड्स होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ही ऑलरेडी इसका प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। जैसे क्वेश्चनर, जब आप इधर जो है ना क्वेश्चन भी आप पूछते हो या सर्वेज आप करते हो या ऑब्जर्वेशन आप करते हो, तो वो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है और उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर मेथड जब हम यूज करते हैं तो वो सीमी स्ट्रक्चर होता है। सीमी स्ट्रक्चर मतलब ये कि यहाँ पे जो हम इन डेप्थ में जाते हैं, फोकस है, फोकस ग्रुप है, इंटरव्यूज है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, तो ये जो है ना ये हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बंदे से आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने आपको जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया, तो उसके रिस्पॉन्स के बेस पे आप दूसरा क्वेश्चन जो है ना उनसे पूछ सकते हो अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फिर एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, इसकी क्या होते हैं, क्वांटिफाई एनालिटिकली जो है ना ये वेरिएशन को क्वांटिफाई करने के लिए कौन सी चेंजेस आए हैं या एक दूसरे के साथ कितना चेंज हो रहा है, तो क्वांटिफिकेशन उसकी कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं उनको। तो प्रेडिक्ट काजल रिलेशन, काज एंड इफेक्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक को जो है ना ये डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल में या स्टेटिस्टिकल फॉर्म में जो है ना उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे जो है ना ये डिस्क्राइब वेरिएशन को डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है ना आप रिलेशनशिप को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करते हो। ओके। यहाँ पे जो है ना आप उनको क्वांटिफाई नहीं करते, काजल रिलेशनशिप को क्वांटिफाई नहीं करती कि ये जो है ना, लेकिन ये सिर्फ या क्वालिटेटिव में सिर्फ हम नेचर के बारे में जिक्र करते हैं कि इसी के साथ जो है ना ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो आपको क्वालिटेटिव नहीं बताता, वो आपको क्वांटिटेटिव बताता है। टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को इधर जो है ना हम डिस्क्राइब करते हैं और नाम्स को भी हम डिस्क्राइब करते हैं। ये क्लोज एंडेड होता है और मीन की इसमें जो है ना आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप स्पेसिफिक आंसर देंगे, कोई आप जो है ना अपनी तरफ से कुछ इजाफी कुछ नहीं लगा सकते। इधर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये काम जो है ना किस तरह करते हो और फिर आप शुरू हो जाते हो। ओके। अच्छा, अब जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडी डिजाइन, यहाँ पे जो है ना स्टडी डिजाइन स्टेबल फ्रॉम बिगिनिंग टू इन। यहाँ पे स्टडी डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये स्टेबल और रिजिड डिजाइन होते हैं कि आपने कोहार्ट डिजाइन को आपने फॉलो किया तो आप कोहार्ट के साथ रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को आपने फॉलो किया तो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के साथ जो है ना जो उनका प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है उसी के हिसाब से आप जाएंगे, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स डू नॉट influence or determine how and which question researcher asks next। तो पार्टिसिपेंट के रिस्पांस पे ये बेस नहीं करता कि नेक्स्ट जो है ना रिसर्चर कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो पूछेगा। तो ये जो है ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्रिफेयर्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टडी डिजाइन इज सब्जेक्ट टू स्टैटिस्टिकल एजम्पशंस एंड कंडीशन। यहाँ पे जो है ना स्टैटिस्टिकल एजम्पशंस होते हैं, कंडीशंस अप्लाई होते हैं स्टडी डिजाइन को। क्यों? ये क्योंकि यहाँ पे जो वर्क आप करते हो तो वो क्या होता है कि वो स्टेटिस्टिकली उसका डिटर्मिनेशन होता है, मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह अप्लाई होते हैं इनको। सम एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी आर फ्लेक्सिबल, यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि जिसमें जो है ना आप कुछ एडिशन, एक्सक्लूजन या वर्डिंग, पर्टिकुलर इंटरव्यू क्वेश्चन जो है ना आप क्या करते हो, एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेज अफेक्ट हाउ एंड विच क्वेश्चंस रिसर्चर्स आस्क नेक्स्ट। तो ये पार्टिसिपेंट के रिस्पांस पे बेस करता है, रिसर्चर जो है ना उसके रिस्पांस के हिसाब से जो है ना नेक्स्ट में उसको क्या करते हैं, उसका फिर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो उनसे पूछा जाए। ओके। अच्छा, स्टडी डिजाइन इज इटरेटिव, दैट इज डेटा कलेक्शन रिसर्च क्वेश्चंस आर जस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज लर्न। तो स्टडी डिजाइन इधर इटरेटिव होता है। इटरेटिव का मतलब एडजस्टेबल होता है कि जो डेटा कलेक्शन टेक्निक और रिसर्च क्वेश्चन आप करते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो है कितना सीखा है, कितना नॉलेज है आपके पास, तो उसी के हिसाब से जो है ना आपका किया किया जाता है, आपका डिजाइन जो है ना वो आपके लिए फिर एडजस्ट किया जाता है। ओके। अच्छा, जो अभी हमने अप्रोचेस पढ़ी तो हम अप्रोचेस को हम अब जो है ना वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एथनोग्राफी और फिनोमेनोलॉजी की पर्पस क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस वगैरह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। एथनोग्राफी का पर्पस क्या है? रिसर्च इज टू अटेम्प्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरली इन द सीटिंग एंड टू इंटरप्रेट द डेटा गैदर्ड टू सी व्हाट इम्प्लीकेशन कुड बी फॉर्म फ्रॉम द डेटा। एथनोग्राफी में क्या करते हो कि इज टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नेचुरली इन द सिटिंग। जो सिचुएशन में आप हो, जो कम्युनिटी में आप गए हो, जहाँ जिस कंडीशन में आप हो, तो वहाँ पे नेचुरली क्या हो रहा है, उन नेचुरल चीज़ों को जब आप डिटरमिन करते हो, नेचुरल चीज़ें मीन कि उन लोगों की कस्टम्स क्या है,
किस तरह जो है ना उनका रहन सहन की तरीके है, ये नेचुरल चीज़ें होते हैं। इनको जो है ना आप क्या करते हो, इनको जब आप स्टडी करते हो तो मेनली ये पर्पस होता है एथनोग्राफी का। अच्छा, एंड इंटरप्रेट द डेटा गैदर टू सी व्हाट इम्प्लीकेशन कुड बी फॉर्म फ्रॉम द डेटा। अब जब आप डेटा उनसे नेचुरल डेटा गैदर करते हो तो फिर आप अपनी इंटरप्रिटेशन करते हो कि ये डेटा मैंने कलेक्ट किया, अब इसी डेटा से जो है ना आगे क्या क्या इम्प्लीकेशन जो है ना वो हो सकते हैं, क्या क्या मैं इस डेटा से जो है ना वो अचीव कर सकता हूँ। एथनोग्राफी रिसर्च इज आल्सो नोन एज क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ऑलरेडी। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव एंड बिहेवियर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना ये क्या करते हैं कि बिहेवियर और पर्सपेक्टिव का एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन जो है ना ये हमें क्या देते हैं, ये एथनोग्राफी देते हैं। किस तरह कि ये जो मेनली हम एथनोग्राफी करते हैं ना, हम कल्चरल रहन सहन वैल्यू बिलीव जब हम स्टडी करते हैं तो उनका मेन हमारा गोल ये होता है कि उन लोगों की बिहेवियर्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जो है ना वो हम जान सके। लोगों के रहन सहन आप क्यों मालूम करना चाहते हो, क्यों उन लोगों की कल्चर स्टडी करना चाहते हो, मेन बात ये होता है कि आप उन लोगों की बिहेवियर को जान सके कि किस तरह बिहेवियर है उन लोगों की, फिर जो है ना मैं किस तरह कौन सी इंटरवेंशन कर सकता हूँ उन लोगों की बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट्स लाने की। तो ये जो है ना फिर आपका बाद में होता है। तो मेन पर्पज आपका क्या होता है कि आप जिस डेटा कलेक्ट करते हो तो एक रिफ्लेक्शन होता है उन लोगों की पर्सपेक्टिव और बिहेवियर जो है ना वो आपको डिटरमिन करते हैं। Ethnography consists of inductive, interactive, repeated collection of unstructured data and analysis to build local cultural theories. Data are mostly collected from fieldwork experiences. अब एथनोग्राफी में क्या होता है, इसमें इंडक्टिव अप्रोच हम यूज करते हैं। इंडक्टिव का मतलब ये कि इधर जो है ना हम जो लोगों की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उनसे उठाते हैं और इनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये एक इंडक्टिव अप्रोच है जहाँ पे जो है ना आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जो है ना आप क्या करते हो, आते हो। अब दूसरा ये इंटरेक्टिव स्टडी होता है। इंटरेक्टिव का मतलब ये कि दो लोगों के दरमियान इंटरेक्शन होते हैं। यहाँ पे जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके डेटा कलेक्ट करते, रिपीटेड कलेक्शन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और तीसरा ये रिपीटेड कलेक्शन होता है। रिपीटेड का मतलब ये कि आप जो है ना टाइम टू टाइम आप जाते हो, टाइम टू टाइम आप लोगों की जो रस्म रिवाज है, उन लोगों के कस्टम बिलीव्स है, तो वो आप क्या करते हो, वो आप ऑब्जर्व करते हो ताकि जो मैंने पिछली मरतबा मैंने ऑब्जर्व की थी वो जो है ना वो सही है या नहीं है। तो रिपीटेड कलेक्शन आप करते हो क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आपने जो है ना बार बार उसको रिपीट करना होता है। अब ये जो आप डेटा कलेक्ट करते हो तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर का मतलब ही कि कोई कैटेगराइजेशन वगैरह जो है ना इसमें नहीं होती। एनालिसिस टू बिल्ड लोकल कल्चरल थ्योरी, और इसी की बेस पे जो है ना फिर आप कल्चरल थ्योरी को क्या करते हो, बिल्डअप करते हो। ओके, अनस्ट्रक्चर का मतलब ये कि ये एनवायरनमेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जिसकी भी होते हैं कोई स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होती कि ये बंदा जो है ना ये इसी कल्चर के बारे में जो है ना इस तरह डिटरमिन करता है तो इसकी नेक्स्ट जो आ रहा है वो भी जो है ना इसी तरह डिटरमिन करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं जैसे क्वांटिटेटिव में होता है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स है तो 1 2 3 4 5 ये स्ट्रक्चर है। ओके, लेकिन इस तरह के एक कैटेगराइजेशन जब नहीं है तो अनस्ट्रक्चर होता है। और इसी के बेस पे, इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम लोकल कल्चरल थ्योरीज या ग्राउंडेड थ्योरी जो है ना वो हम इसी के बेस पे जो है ना वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। डेटा आर मोस्टली कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड वर्क एक्सपीरियंसेस। और डेटा जब आप कलेक्ट करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी ऑफिस में बैठे हो और बाहर से आपको डेटा आते रहे, नहीं। आप जो है ना खुद या आपका कोई बंदा जो है ना वो फील्ड वर्क से क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। फील्ड वर्क का मतलब है कम्युनिटी में आप जाएंगे, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उन लोगों से जो है ना आप डेटा कलेक्ट करेंगे। एथनोग्राफिक स्ट्रेंथ्स क्या है? वन ऑफ द मेन एडवांटेज एसोसिएटेड विद एथनोग्राफिक रिसर्च इज द एथनोग्राफी कैन हेल्प आइडेंटिफाई एनालाइज अनएक्सपेक्टेड इशू। एक मेन जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को एनालाइज करते, आइडेंटिफाई करते हैं। अब अनएक्सपेक्टेड इश्यूज क्या है, बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं, ये तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है ना। आप जब खुद फील्ड में होते हो, फील्ड में जब आप होते हो और आप लोगों को क्या करते हो, आप लोगों को एनालाइज करते हो, लोगों से डेटा कलेक्ट हो, ऑब्जर्व करते हो, तो जो वो चीज़ें जो प्री प्लान नहीं होती, मीन कि जब आप फील्ड में जाते हो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप प्री प्लान करते हो कि मैंने जो है ना उस बंदे का इस तरह करना है, उस सोसाइटी में लोगों की इस तरह कल्चर है, मैंने उसको इस तरह जो है ना रिकॉग्नाइज करना है। अब वो कुछ चीज़ें जब आप सोसाइटी में कम्युनिटी में उधर जाते हो तो कुछ लोग ऐसी तरह की बिहेवियर शो करते हैं, इस तरह कल्चर शो करते हैं जो प्री प्लान नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट सिर्फ एथनोग्राफी जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों?
क्योंकि एथनोग्राफी में हम जाके उन लोगों के साथ मिल बैठ के लोगों को जो है ना, जब आप जानते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ ही ऑलरेडी आपके सामने आते हैं और आप जो है ना क्या करते हो, मालूम करते हो। दूसरी टाइप की जो रिसर्च है जैसे कि बाकी है, तो उसमें आप क्या करते हो, जैसे केस स्टडी वगैरह है, तो उसमें आप डेटा एक मरतबा कलेक्ट करते हो, या जो है ना आप कहीं और से जो है ना वो डेटा लेते हो। तो जो अनएक्सपेक्टेड मीन कि वो चीज़ें मुकम्मल प्री प्लान्ड होते हैं, उसमें जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज होते हैं, आप तो कम्युनिटी में इतना पार्टिसिपेट ही नहीं करती ना, तो आपको अनएक्सपेक्टेड इश्यूज का पता कैसे चलेगा। तो ये सिर्फ एथनोग्राफी का करेक्टर है कि वो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को आइडेंटिफाई एंड एनालाइज करते हैं। एंड कंडक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ स्टडीज वी आर नॉट बेस्ड इन C2 ऑब्जर्वेशन। तो अदर टाइप्स ऑफ स्टडी में हम NC2 में नहीं होती, ओरिजिनल पोजीशन में या जहाँ पे हमारा डेटा कलेक्शन पॉइंट होता है उधर हम नहीं होती, और इंटरेक्शन हमारे जो है एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ नहीं आती। इसी वजह से जो है ना हम अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को मिस करते हैं। ये एक मेन स्ट्रेंथ है इसका कि अनएक्सपेक्टेड इश्यूज को ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एनालाइज करते हैं। वीकनेसेस इसकी कि एथनोग्राफी रिसर्च हैज सेवरल डिसएडवांटेजेस टू कंसीडर एज वेल। एथनोग्राफी इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स वेल ट्रेन्ड रिसर्चर। इसका मेन वो है कि इसके लिए जो है ना आपने एक ट्रेंड पर्सन जो है ना वो सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आती है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की। अब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस या उन लोगों के कल्चरल बिलीव्स का जो पैटर्न होता है वो हर कोई ऑर्गेनाइज नहीं, लेमैन उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। उसके लिए वही बंदा चाहिए जो इस फील्ड में क्या हो, फील्ड में माहिर हो, जो लोगों की जो है ना बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, साइकी को स्टडी कर सकते हो। तो एक ट्रेंड पर्सनली आपके लिए चाहिए होता है जो एक अलग जो है ना एक बर्डन टाइप होता है। तो ये वीकनेस है, इसके लिए हर जगह पे इतने ट्रेंड लोग नहीं होते। ओके, biases on the part of the researcher can affect both design of the study and the collection of interpretation of data। दूसरा इसमें biasness आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, biases को ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारा डिपेंड होता है आपने जो फील्ड में रिसर्चर भेजा उस पे। अब रिसर्चर का मूड जिस तरह है, मूड उसके मूड पे डिपेंड करता है किसको जो है ना ज़्यादा स्कोर दे, किसको कम स्कोर दे, किसको किस तरह असेस करे, किसको किस तरह असेस करे। अब रिसर्चर से जो है ना कभी कभार क्या हो सकते हैं, बाइसनेस हो सकती है। कोई किसी को जो है ना वो ज़्यादा स्कोरिंग देगा, किसी को जो है ना थोड़ा सा कम स्कोरिंग देगा। अब ये उसकी मूड पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो है ना ये क्या होते हैं, ये बाइसनेस इसका जो है ना मेन प्रॉब्लम होते हैं। ओके, एंड कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, और ये जो है ना ये बाइसनेस फिर आपका कलेक्शन, डेटा कलेक्शन भी अफेक्ट करते हैं और आपके इंटरप्रिटेशन भी अफेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा है फिनोमेनोलॉजी। पहले वाले में हम कल्चर स्टडी करते थे, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस स्टडी करते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एक फिनोमेना की, जैसे कि मैंने पहले आपको एक डेथ ऑफ द लाउड वन जब होते हैं तो उसी के बारे में फिर क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ये कल्चर भी है, लेकिन वो अदर टाइप ही है, और ये जो है ये क्या है, ये कि आप पे क्या गुजर रही है, तो ये आप स्टडी करते हो। ओके, पर्पस ऑफ phenomenological approach in research is to clarify and enlighten how people understand and comprehend certain phenomena। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कुछ फिनोमेना जो है ना लोग किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी बेस पे आप फिर फ्यूचर के लिए उसके लिए प्लान करते हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो जो है ना लाउड वन की डेथ को जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं कम्युनिटी में। तो मीन की कम्युनिटी वाले लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, वल्नरेबल है इन चीज़ को। तो फिर जो है ना आप उनके लिए कुछ इंटरवेंशन करते हो। तो मेनली सर्टेन फिनोमेना को लोग किस तरह रिस्पॉन्ड देते हैं, तो ये जो है ना ये आपकी फिनोमेनोलॉजी का मेन पर्पस होता है। स्ट्रक्चर, फिनोमेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस एज। अब यहाँ पे हम कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करते हैं। कॉन्शियस मीनिंग कि लोग कितनी अवेयर है, कितनी जो है ना वो चीज़ों को किस तरह रिस्पॉन्ड देते हैं, तो ये उसके अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। को लोगों की कॉन्शियसनेस एज एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो आप कॉन्शियसनेस को डिटरमिन करते हो, तो ये क्या करते हो, जो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये कि जो जिंदा हो और उस सिचुएशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो उस बंदे का जो है हम क्या करते हैं, हम उसके स्टडी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि जिंदा हो, उस सिचुएशन में प्रेजेंट हो, तो उस बंदे की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन लोग बंदे की जो कॉन्शियसनेस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफ एन एक्सपीरियंस एज एट इंटेंशनलिटी। अब इसका जो मेन वो होता है एक्सपीरियंस का, तो वो इंटेंशनलिटी बिहाइंड द फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी होता है। इंटेंशनलिटी मीन कि जब भी आप फील्ड में जाते हो, फील्ड में जब आप लोगों से क्वेश्चन करते हो, तो आपके माइंड में उन क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी एक इंटेंशन होता है कि ये चीज़ मैं करता हूँ। लेकिन लोग जो है ना वो ज़्यादातर क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक लाउड वन की डेथ है,
और आप फील्ड में जाके लोगों से जो है ना क्वेश्चन करते हो उसी के बारे में कि लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह जो है ना डेथ को रिस्पॉन्ड करते हो। ऑलरेडी आपके माइंड में एक ऑलरेडी पहले से एक इंटेंशन है कि लोग जो है ना उधर क्या होंगे, सारूड होंगे, उधर जो है ना वो खफा होंगे। इट्स बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग एज इट इज एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट सम ऑब्जेक्ट। और ये आपका इंटेंशनलिटी का मतलब है कि आप किसी एक तरफ जो है ना वो क्या हो, वो डायरेक्टेड हो। ओके, एवरीवन एक्सपीरियंसेस ऑलवेज अप फॉर अबाउट समथिंग। तो आप जो है ना किसी चीज के बारे में जो है ना फिर आप क्या करते हो, एज इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट सम ऑब्जेक्ट। तो या आप इसमें जो है ना एक तरफ होते हो, या तो फॉर एग्जांपल आप किसी के डेथ का जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आप मालूम करते हो, तो ऑलरेडी आप जो है ना क्या कर एक तरफ, और वो एक तरफ आप क्या होता है कि आप जो है ना उन लोगों को आप खफा कंसिडर करते हो। ऐसा कंसिडर नहीं करते कि वो लोग जो है ना डेथ हो गया तो वो खुश होंगे, नहीं। तो आप एक तरफ हो इसमें। ओके, और ये जो है ना ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट की, पर्सन की, जैसे कि मैंने आपको डेथ का एग्जांपल दिया तो हो सकता है। अच्छा, अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है? फिनोमेनोलॉजी फोकसेस ऑन द लाइफ वर्ल्ड एंड। अब ये लाइफ वर्ल्ड पे फोकस करते हैं। लाइफ वर्ल्ड मीन कि वर्ल्ड वाइड जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑलरेडी लिव्ड एक्सपीरियंसेस भी, एवरी वर्ल्ड आप एवरी डे वर्ल्ड ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनके बारे में, वेरी इंडिविजुअल इनकाउंटर ऑब्जेक्ट अदर पीपल एंड सिचुएशन दैट हैव मीनिंग फॉर देम। और यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल क्या करते हैं कि जो बंदा रिसर्चर होता है, तो रिसर्चर किन से जो है ना ये लिव्ड एक्सपीरियंस लेते हैं। ये लिव्ड एक्सपीरियंस जो लेते हैं तो ये कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई लोग होते हैं, कोई सिचुएशन होते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, ये फेनोमेनोलॉजी जो है ना वो फोकस करते हैं। री reinvigorates the place of subjectivity as an existential dialogue। अब यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं, reinvigorate the place of subjectivity and existential dialogue। और जो डायलॉग आप उधर करते हो लोगों के साथ, तो उसमें आप क्या करते हो, वो एक री करते हैं सब्जेक्टिविटी को। सब्जेक्टिविटी मीन कि गैव न्यू एनर्जी स्ट्रेंथ आप लोगों को जो है ना वो क्या करते हो, आप देते हो। न्यू एनर्जी स्ट्रेंथ किस तरह आप जो है ना उसी के थ्रू आप देते हो, क्योंकि आप लोगों की जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको आप डिटरमिन करते हो। लोगों को एक टाइप ऑफ अवेयरनेस आते हैं और वो जो है ना उनमें एक न्यू एनर्जी, एक न्यू स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या होते हैं, वो जनरेट होते हैं। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजी एनालिसिस privileges people singular appraisal affects sensations and perception of life as it is lived। तो इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजी एनालिसिस privileges people singular appraisal। अब यहाँ पे जो है ना क्या करते हैं, जो इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस आप करते हो, मीन सैंपल कि आप फिनोमेनोलॉजी एनालिसिस आप करते हो, तो आप लोगों को क्या करते हो, लोगों को आप एप्राइज करते हो। ओके, उन एप्राइजल से जो है ना क्या होता है, एक्सप्रेस सेंसेशन जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं, परसेप्शन ऑफ लाइफ एज इट इज ल्यू। और वो लोग जो है ना वो क्या करते हैं, अपने आप को फिर एक्सप्रेस करते हैं, अपनी परसेप्शन को जो है ना वो क्या करते हैं, फिर एक एक्सप्रेस करते हैं। एक न्यू एनर्जी जो है ना उसमें क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं जब भी आप उसको जो है ना रिकॉग्नाइज करते हो, जब भी आप उनको जो है ना असेसमेंट की तरफ जाते हो और उनको जो है ना आप प्रिविलेज करते हो। ओके, अच्छा, वीकनेस इज एस्टेब्लिशिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द अप्रोचेस कैन बी चैलेंजिंग। अब यहाँ पे जो है ना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का मालूम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जितने भी होते हैं तो उसमें आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी किसी चीज़ के बारे में वो जानना मुश्किल, जो एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव वो क्या होता है, वो डिफिकल्ट होता है। रिसर्चर इंड्यूसेस बाइसेस can influence study and this is particularly true with phenomenological, क्योंकि यहाँ पे बाइसनेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जब भी आप किसी स्टडी को जो है रिलायबिलिटी उसके चेक करते हो, वैलिडिटी आप चेक करते हो, तो यहाँ पे डायरेक्टली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन सामने आते हैं और इसमें बाइसनेस का बहुत ज़्यादा वो होता है। तो इसी वजह से जो है ना इसका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टेब्लिश करना वो भी डिफिकल्ट होता है। ओके, अच्छा, अब जो है ना ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी टू इंडक्टिवली डेवलप theory about social processes based on systematically collected and analyzed qualitative data। अब यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी में आप क्या करते हो, एक थ्योरी आप डेवलप करते हो और थ्योरी आप इंडक्टिवली डेवलप करते हो। डेवलप इंडक्टिवली का मतलब ये कि आप जो है ना सोशल प्रोसेस लोगों की क्या करते हो, स्टडी करते हो, सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा। और
सोशल प्रोसेस को स्टडी करने से जो है ना फिर आप वो स्टेप बाय स्टेप डेटा कलेक्शन उनकी करते हो और उनके जो डेटा होते हैं उनको आप एनालाइज करते हो। एनालाइजेशन के बाद आप जो है ना कोई प्रिपोजिशन, कोई सजेशन, कोई हाइपोथेसिस डेवलप करते हो और फिर वो थ्योरी में चेंज होता है। ओके। अच्छा, ग्राउंडेड थ्योरी एम्स टू मूव बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन टू एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं करते, वो एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उस फिनोमेना को, बिल्डिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल फिनोमेना। तो ये पहले आप सिर्फ जो है डिस्क्रिप्शन करते थे, ग्राउंडेड थ्योरी में आप एक्सप्लेनेशन करते। एक्सप्लेनेशन मीन कि आप जो है ना उनको एलाबोरेट करते हो उस प्रोसेस को, और मेनली जो रिलेशनशिप होते हैं उन रिलेशनशिप के नेचर को जो है ना आप क्या करते हो, मालूम करते हो। और फिर जो है ना आप वो क्या करते हो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हो जो उस सोशल फिनोमेना की कम्प्लेक्सिटीज को जो है ना वो क्या करे, वो डिटरमिन करे। ओके, सिंपल। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो मेनली यही हो गया, पर्पस इसका ये कि आप लोगों को असिस्ट करते हो, उनके जो डेटा होता है तो उन डेटा को आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन से जाके आप एक्सप्लेन करते हो, आप काजेज को मालूम करते हो, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप को मालूम करते हो और उसके लिए फ्रेमवर्क आप डेवलप करते हो और फिर जो है ना वो बन जाता है ग्राउंड थ्योरी। स्ट्रक्चर ग्राउंडेड थ्योरी फॉलोज साइक्लिकल एंड इटरेटिव रिसर्च प्रोसेस। अब ग्राउंडेड थ्योरी साइक्लिकल रिसर्च इटरेटिव, सबसे पहले साइक्लिकल किस तरह होता है, रिसर्चर मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, थ्योरी डेवलपमेंट। यहाँ पे साइकिल का इस तरह होता है कि आप जो है ना जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो डेटा कलेक्शन मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना वो करते हैं, मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एनालाइज करते हैं, फिर जो है ना वो वापस जाते हैं, फिर डेटा कलेक्शन, फिर एनालाइजेशन, थ्योरी डेवलपमेंट, फिर जो है ना उसकी टेस्टिंग होती है। ओके, तो ये और साथ ये इसमें ये इसलिए होते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम जो है ना वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम उसकी टेस्टिंग होना चाहिए होता है। इटरेटिव मीन कि ईच स्टेप्स इन्फॉर्म्स द नेक्स्ट। इटरेटिव का मतलब है हर एक स्टेप नेक्स्ट को जो है ना क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। मीन की जो एडजस्टमेंट का हमने पहले पढ़ा था कि आपके रिस्पॉन्सेज जो है ना आपकी मजीद क्वेश्चन को गाइड करते हैं कि आप इंटरव्यू का आपने एक रिस्पॉन्स दिया तो इंटरव्यूअर जो है ना वो फिर आपसे जो आपने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया तो उसी के हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इटरेटिव होता है। ओके, डेटा कलेक्शन एनालिसिस कैन आकर सिमल्टेनियसली, दोनों जो है ना सिमल्टेनियसली आकर होते हैं, इन्फॉर्म ईच अदर, एक दूसरे के इन्फॉर्म, मतलब ये कि जो बंदा डेटा कलेक्शन करता है साथ में वो ही एनालाइज भी करते हैं। Researcher constantly refine emerging themes and concepts through a process of constant comparison। अब यहाँ भी जो है ना कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, उस कंपैरिजन के थ्रू जो है ना वो थीम जो पैटर्न वो डेवलप करते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको जो है ना कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। फिर जो है ना क्या होता है, दिस ongoing analysis allows for the development of theory that is called grounded theory and data itself। अब जब ये एनालिसिस अब करते हैं, ये कंपैरिजन आपने कंप्लीट की और जो इमर्जिंग थीम्स थी, जो प्रोपोजिशंस थी उसको आपने रिफाइन कर दिया, तो एट द एंड जो है ना फिर आप जाते हो ग्राउंडेड थ्योरी में। और वो ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ से जनरेट होता है, जो डेटा आपने कलेक्ट की है उसी डेटा से जो है ना आपका क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी, रदर देन इम्पोज ऑन इट फ्रॉम द आउटसाइड। और इसके लिए फिर आप जो है ना किसी और थ्योरी से डेटा कलेक्शन वगैरह वो नहीं करते, लेकिन जो खुद आपने डेटा कलेक्ट किया उसको आपने एनालाइज किया, रिफाइन कर दिया, तो वही डेटा जो है ना फिर आपका ग्राउंडेड थ्योरी जो है ना वो क्या करते हैं, जनरेट करता है, जिसको हम इंडक्टिव थ्योरी कहते हैं। ओके, और इसी के लिए जो है ना किसी बाहर के और थ्योरी से आप कुछ जो है ना वो नहीं लेती, उनके हेल्प से आप नहीं बनाती। अच्छा, अब इसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ग्राउंड थ्योरी। Grounded theory strength lies in its ability to generate new theories that are directly informed by the experience of the participant। अब ग्राउंडेड थ्योरी का मोस्ट स्ट्रेंथ ये है कि ये डायरेक्टली क्या करते हैं, न्यू थ्योरीज को जो है जनरेट करते हैं, दैट आर डायरेक्टली इन्फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और ये जो है ना ये कहाँ से ये थ्योरी आप जनरेट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आपको होते हैं उन पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस को आप क्या करते हो, वो आप जानते हो और उनसे जो है ना आप डायरेक्टली थ्योरी को क्या करते हो, न्यू थ्योरीज को आप जनरेट करते हो। ओके, द थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस है फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टेबल। फ्लेक्सिबल एडाप्टेबल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा, इटरेटिव होते हैं, allowing the researcher to define focus and direction of the study as new insight emerge। और ये फ्लेक्सिबल एडाप्टेबल ये भी होता है कि ये रिसर्चर को अलाउ करते हैं कि वो अपनी प्रोसेस को और भी रिफाइन करे, जितना जितना उसका इंसाइट बिल्ड हो जाता है, जितना जितना आप लोगों के एक्सपीरियंसेस में जो है ना आप और इन डेप्थ में जाते हो, तो आपके पास न्यू इंसाइट्स आती है, न्यू आइडियाज आते हैं और इनके साथ जो है ना आप क्या करते हो, उन फोकस को रिफाइन करते हो। जैसे प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली वेल सेटेड फॉर
सिचुएशंस वेयर एग्जिस्टिंग थ्योरी इज लिमिटेड ऑन। अब जहाँ पे एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं होती या अंडर डेवलप होते हैं, तो फिर उन सिचुएशन में आपने ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा से आप डायरेक्टली जो है ना क्या करते हो, आप थ्योरी जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हो। ओके, वीकनेस ग्राउंड थ्योरी रिसर्च कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, लेबर इंटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लोगों की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के लिए आपने बार बार फॉलो अप करना होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, रिक्वायरिंग अ हाई लेवल ऑफ एनालिटिकल स्किल जिसके लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि जो बंदा बगैर स्किल्स के होते हैं वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को, वो लोगों को जो है ना उनकी पैटर्न को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ओके, द रिजल्टिंग थ्योरी में बी स्पेसिफिक टू द कंटेक्स्ट इन विच इट वाज डेवलप। अब जो रिजल्टिंग थ्योरी जो है ना जनरेट होते हैं तो वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब ये कि ये जो है ना सिर्फ उसी कंटेक्स्ट में, उसी सिचुएशन में उन लोगों पे अप्लाई होते हैं, आप किसी और भी जो है ना ये अप्लाई नहीं होती, लिमिटेड होते हैं इसकी जनरलाइजेबिलिटी। और इसका जो मेन फोकस है तो वो यही बात है कि ये आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो है ना वो प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वो चेंज होते हैं, इसी वजह से आप ज़्यादा पॉपुलेशन तक वो जनरलाइज नहीं कर सकते। हाउएवर ग्राउंड थ्योरी स्टडीज कैन प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च एंड थ्योरी डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। लेकिन इधर जो है ना क्या होता है कि ये फर्दर रिसर्च के लिए एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ये जो है ना फुल कंप्लीट कंफर्म वो नहीं होती, लेकिन जब आप फर्दर रिसर्चर्स करते हो तो उसके लिए एक क्या प्रोवाइड करते हैं, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर जो है ना आप मज़ीद इसको रिफाइन करके, मज़ीद जो है ना उसमें रिसर्च करके, अब जब फिर क्वांटिटेटिव डिज़ाइन की तरफ आप जाते हो, उधर जो है ना जो हाइपोथेसिस आपने इधर डेवलप किए तो आप उधर जो है ना टेस्ट करते हो। ओके, अच्छा, इसके बाद ग्राउंड थ्योरी एग्जांपल ये है, हेल्थ केयर रिसर्चर स्टडी नर्सेज एक्सपीरियंस वर्किंग इन अंडर स्टाफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। नर्सेज है और वो एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ की कमी है। थ्रू इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन दे आइडेंटिफाई दी थीम्स रिलेटेड टू जॉब स्ट्रेस, बर्न आउट एंड स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग विद दीज चैलेंजेस। अब यहाँ पे जब लोगों ने जब उन रिसर्चर ने जो है ना उन नर्सेज की ऑब्जर्वेशन की, इंटरव्यूज की, तो उन्होंने जो है ना डिफाइन किया जो फैशन था, फैशन ऑफ जॉब स्ट्रेस किस तरह आते हैं, बर्नआउट इन लोगों में किस तरह डेवलप होते हैं, और फिर जो है ना इसी चैलेंजेस को किस तरह कोप करना होता है। तो ये चीज़ें उन्होंने किया कि ये चीज़ें उन्होंने जो है ना वो स्टडी की। दिस कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी अबाउट हाउ नर्सेज स्टाफिंग शॉर्टेजेस इम्पैक्ट नर्सेज वेलबींग इन पेशेंट केयर। तो ये जो थ्योरी इन लोगों के डेटा से डेवलप हो गया, तो ये जो है ना फिर गाइड करता है कि किस तरह जो है ना नर्सिंग स्टाफिंग शॉर्टेज जो है ना वो लोगों की वेल बींग और पेशेंट केयर को इफेक्ट करते हैं। इट कैन इन्फॉर्म हॉस्पिटल स्टाफिंग डिसीजन इंटरवेंशन टू इम्प्रूव नर्स रिटेंशन एंड पेशेंट आउटकम। और ये जब आप थ्योरी प्रेजेंट करते हो तो फिर जो है ना वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ना वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वो हॉस्पिटल स्टाफिंग डिसीजन सब कुछ जो है ना फिर इन्फॉर्म करते हैं कि आप देखिए कि एक रिसर्च हुआ है और इसमें ये लिखा है कि किस तरह जो है ना स्टाफिंग शॉर्टेज न सिर्फ नर्सेज की वेलबींग को बल्कि साथ में पेशेंट केयर को भी अफेक्ट करते हैं, इसी वजह से आपने स्टाफ को बराबर रखना होता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद केस स्टडी रिसर्च है। केस स्टडी में इसका मेन पर्पज वो हमने पहले पढ़ा था कि इसमें एक केस को जो है ना आप क्या करते हैं, एक केस को जो है ना वो हम लेते हैं और उस केस के हम इन डेप्थ जो है ना वो स्टडी करते हैं। ओके, टू प्रोवाइड इन इन डेप्थ एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर केस, इंडिविजुअल प्रोग्राम इवेंट जो भी हो, एक पर्टिकुलर केस है और उनको जो है ना आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट करना चाहते हो, इन डेप्थ जो है ना आप उनको पढ़ना चाहते हो, ये फिर आता है केस स्टडी में। ओके, structure case studies often use multiple data sources like interviews, documents, observations, and archival data. अब यहाँ पे केस स्टडी के लिए आप जो है ना सिर्फ ऐसे नहीं करते कि आप लोगों की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस या उनकी कल्चर को आप डिटरमिन करें, नहीं। यहाँ पे जो है ना मल्टीपल डेटा सोर्सेज आते हैं, आप इंटरव्यूज करते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, अब जो पास्ट हिस्ट्री डेटा होता है, आर्कीवल डेटा होता है, तो उसको आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, और इसी के थ्रू आप एक होलिस्टिक पिक्चर जो है ना वो आप जनरेट करते हो उसी केस के बारे में। रिसर्चर कैन एम्प्लॉय सिंगल केस डिज़ाइन और कंपेरेटिव केस डिज़ाइन। अब यहाँ पे जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि एक केस है उनके लिए आप सिंगल केस डिज़ाइन को जो है ना वो करो, आप उनको जो है ना स्टडी करो, उनकी काजेज वगैरह सब कुछ को मालूम करो, इंटरवेंशन की तरह। कंपेरेटिव केस डिज़ाइन भी होता है, आपके पास एक केस आप स्टडी करते हो, उसको आप दूसरी केस के साथ कंपेयर करते हो, और दोनों की जो सिमिलैरिटी डिफरेंसेस होते हैं
मल्टीपल केसेस की, तो वो आप क्या करते हो, वो आप डिटरमिन करते हो कि ये केस जो है ना ये इस केस से किस तरह डिफरेंट है, इस केस में कौन से इंटरवेंशन ऑफ फ्रूटफुल है और इस दूसरे वाले में कौन से इंटरवेंशन ऑफ फ्रूटफुल है। अच्छा, इसके बाद फिर आप द लास्ट वन हिस्टोरिकल रिसर्च आता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में to systematically investigate past events and interpret their significance for deeper understanding of the present, particularly in the field of healthcare. हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पहली कुछ केसेस आ चुके होते हैं ना, उन केसेस को हम क्या करते हैं, उन केसेस को स्टडी करते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन हो चुके होते हैं, जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं, तो उन सबको हम स्टडी करते हैं और इसी की बेस पे जो प्रेजेंट में हमारे पास जो केस आया हुआ होता है, तो उसी के बारे में हम डिसीजन लेते हैं कि ये केस जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल एक कोविड-19 वायरस आ गया। अब कोविड-19 के बारे में पहले जो है ना फास्ट रिसर्च वर्क है या नहीं है, जैसे कि 2019 में आया था, खुदा न खास्ता वो जो है ना अब 2025 में आ जाए, तो 2025 में लोग फिर जो है ना उसका जो पास्ट 2019 में आया था उसका केस जो है ना वो स्टडी करेंगे कि ये जो है ना ये कोविड-19 किस तरह था, किस तरह फैल रहा था, किस तरह जो है ना कंट्रोल किया गया। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है ना वो क्या करेंगे, इधर फिर आप पास्ट रिसर्च हिस्ट्री में आप स्टडी करते हो। हिस्टोरिकल कैन हेल्प अंडरस्टैंड इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, पब्लिक हेल्थ साइंसेस, पॉलिसीज एंड और करंट हेल्थ केयर सिस्टम। अब हिस्टोरिकल रिसर्च के थ्रू जो है ना आप ये भी मालूम करते हो कि हमारे मेडिकल प्रैक्टिस किस तरह जो है ना इतनी डेवलप हो गई, कितनी इवॉल्व हो गई, हमारी ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज किस तरह वजूद में आई, या हमारा ये करंट हेल्थ केयर सिस्टम है तो ये किस तरह, तो ये मल्टीपल एवोल्यूशन के साथ जो है ना ये वजूद में आई हुई होते हैं। ओके, तो वो आप स्टडी करते हो थ्रू हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोग्राफी में आप क्या करते हो, हिस्टोग्राफी या हिस्टोरिकल रिसर्च दोनों कहते हैं इसको। स्ट्रेंथ इसकी क्या है, encourages researchers to examine how historical narratives are constructed and how past events have been interpreted। तो ये जो है ना ये नर्सेज को, ये जो है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इंकरेज करते हैं कि किस तरह जो है ना वो हिस्टोरिकल नैरेटिव वो डेवलप होते हैं, किस तरह पास्ट इवेंट को लोगों ने जो है ना इंटरप्रेट की है, कैन रिवील बाइसेस एंड प्रॉम्प्ट री एवेल्युएशन ऑफ हिस्टोरिकल। तो अब ये जो है ना ये आपको बताता है कि उन लोगों ने जो बाइसनेस किया था, उस बाइसनेस से उनको जो है ना कितना बड़ा नुकसान मिला, उन लोगों ने जो वो प्रैक्टिस की थी उनसे कितना बेनिफिट मिला। तो रीवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। वीकनेस इन कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रिक्वायर रिसर्चर टू हैव अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल थ्योरी एंड मेथड। एक तो कॉम्प्लेक्स टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपने जो है ना मल्टीपल केसेस की, मल्टीपल प्रोसीजर, मल्टीपल हाई उसकी जो एक्सपोजर होता है सब कुछ आपने देखना होता है। दूसरा जो है ना ये क्या होता है कि ये जो है ना हर कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जिनको हिस्टोरिकल थ्योरीज और मेथड्स का जो है ना नॉलेज हो, तो वो लोग जो है ना सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज जो हम क्वालिटेटिव डिज़ाइन में हम यूज़ करते थे। नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह जो है ना प्रोसेस ऑफ रेगर जो है ना वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद इन अ क्वालिटेटिव डिज़ाइन। तो इसकी जो कोर मेथोडोलॉजीज होते हैं उनको हम क्रेडिबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेबिलिटी है और फिर डिपेंडेबिलिटी है, कंफर्मेबिलिटी है, तो ये चीज़ें हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।